प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पेपर का अगला चैप्टर। चलिए, कैसे हो आप लोग? चलो बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख हथियार या प्रमुख उपकरण, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में किन किन अस्त्रों का प्रयोग किया गया और किन किन उपकरणों को उसमें प्रयोग किया गया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के अस्त्र शस्त्र। बच्चों, ये प्रश्नवाचक नहीं, ये ऑब्लिक होना चाहिए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के अस्त्र शस्त्र ऑब्लिक उपकरण, किन हथियारों का और किन उपकरणों का प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग हुआ। चलिए हम लोग पहले ये जान लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध लड़ने वाले कौन कौन थे, कब हुआ। बच्चों देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ ये हुआ था 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल है 1914 से 18। ठीक, इसमें पक्ष कौन कौन से थे? दो पक्ष। वैसे भी हर युद्ध में, किसी भी युद्ध में, किसी भी कंपटीशन में दो ही पक्ष होते हैं। इसमें थे मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र, ठीक है। अब मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से थे बच्चों, देख लीजिए। प्रमुख इसका मित्र राष्ट्र में कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया, जापान, रूस, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, रोमानिया, यूनान, लाइबेरिया, चीन, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका, हैती, होंडर आदि, ठीक है बच्चों। वैसे भी भारत की स्थिति देखी जाए तो भारत जो है 1914 में ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो भारत में जो भी सैनिक भर्ती किए गए वो ब्रिटेन की तरफ से ही युद्ध लड़े थे, अर्थात मित्र राष्ट्रों के ही पक्ष से भारतीय सैनिक लड़ाए गए थे। और धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से थे बच्चों, देख लीजिए। प्रमुख है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की आदि, ये सभी धुरी राष्ट्र में है। और देखा जाए बच्चों तो आप लोगों के प्रश्न में बराबर पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। तो इसमें जो कारण था वो था उग्र राष्ट्रीयता। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत से कारण थे, लेकिन खास करके जो प्रारंभ रूप से जो आप लोगों के प्रश्नों में आता रहा है उत्तर में, यही प्रमुख रूप से देते रहे हैं कि कारण क्या था और तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण का मतलब होता है तुरंत का कारण, यानी बहाना जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, किस बहाने शुरुआत हुआ तो देख लेते हैं हम इसको। इसका जो तात्कालिक कारण था वो था ऑस्ट्रिया के सम्राट के भतीजे आर्कड्यूक फर्डिनेंड की सपत्नी यानी सपरिवार, उसकी पत्नी सहित जो है बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या कर दी गई। बच्चों ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर पूछा जाता है आप लोगों के प्रश्न में, बीए पार्ट 1 सेकेंड पेपर, कि तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण का था जो है आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है। ऑस्ट्रिया सम्राट के भतीजे आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी साराजेवो में पत्नी सहित हत्या। चलिए अब इनके हम प्रमुख हथियारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मशीन गन के बारे में हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध में इस उपकरण या इस जो है हथियार का भी प्रयोग हुआ था भारी पैमाने पर। आविष्कार इसका जो है अमेरिका में हम लोग पढ़ चुके हैं 19वीं शताब्दी के अंतिम समय, यानी 1884 में। बच्चों इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। आविष्कारक हिरम या मैगजिम आप लोग याद रखिएगा, यही पर्याप्त है। चलिए, और प्रारंभ में इसका वजन अधिक होने के कारण इसे ठीक से प्रयोग नहीं किया जा सका, जिसमें जो है ठीक से प्रयोग नहीं हो पाया। और प्रथम विश्व युद्ध में पैदल सेना ने इसे तिपाहियों पर रखकर प्रयोग किया। भारी होता था, इसे तिपाहियों पर टिका कर, जिसमें तो 3 गोड़ होते थे, 3 पैर इसमें लगे होते थे, उसी तरह इसको प्रयोग किया गया। और प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में कुछ सुधार करके इसे हल्का किया गया, तब इसका प्रभावी प्रयोग जो है संभव हुआ। तब इसको लगातार बराबर प्रयोग करने के लायक इसको बनाए, हल्का करके। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हथियार है तोपखाना।
अब देखिए तोपों की खोज जो है बहुत पहले से ही हो चुका था और जिस इसमें जो है लगातार सुधार होता रहा। सुधार का मतलब पहले बारूद ठोक के भरा जाता था, फिर उसके बाद गोले लगाए जाते थे, फिर बाद में पीछे से चूड़ी काट कर ब्रिज का रूप जो है क्या बोलते हैं, ब्रिज ब्लॉक का प्रयोग करके इसे ब्रिज लोडिंग तोप बनाया गया, यानी पीछे से गोले भरने की व्यवस्था की गई। तो इसमें लगातार इसकी जो है कभी नली को बढ़ा के इसकी जो है मारक क्षमता को बढ़ाया जाता था। ऐसे में लगातार सुधार इसमें होता रहा और इस समय प्रथम विश्व युद्ध में विभिन्न प्रकार के तोपों का निर्माण हुआ और तोपों की बनावट, मारक क्षमता एवं विस्फोटक क्षमता में लगातार वृद्धि होती रही और आधुनिक तोपों के विकास ने खाई युद्ध को जन्म दिया। बच्चों, राइफल मशीन गनों के द्वारा खाई युद्ध का जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध, खाई युद्ध किसको कहते हैं? गड्ढे में छुपकर सैनिकों का एक दूसरे पर अटैक करना, यानी अपने आप को छुपाव में रखकर, गड्ढे में छुपकर, गड्ढे में बैठकर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? खाई युद्ध। खाई का मतलब होता है एक प्रकार से अवरोध। इसमें क्या होता था, अगर सैनिक आगे बढ़ता था तो भी गोलियों का शिकार हो जाता था, अगर पीछे हटता था निकल कर गड्ढे से तब भी मारा जा सकता था। तो ऐसे में खाई युद्ध को जन्म दिया और जिसमें युद्ध में गतिरोध उत्पन्न हो गया। गतिरोध यानी जो जहाँ है वहीं पर रहे, वहीं अपनी पोजीशन लिए पड़ा रहे, क्योंकि आगे बढ़ने की हिम्मत ना तो शत्रु में थी ना स्वयं में थी, क्योंकि जो भी गड्ढे से बाहर निकलता तुरंत गोलियां उसको छलनी कर देती, तुरंत बंदूक के निशाने पे वो आ जाता, राइफलों की। अब देखिए, तोपखाने के प्रयोग ने यौद्धिक गतिशीलता को कम कर दिया, क्योंकि तोपों को लगाकर खाई में बैठकर, गड्ढों में बैठकर सैनिक अपनी पोजीशन लेकर वहीं बैठे रहते। अब आगे कैसे बढ़ें, यही दोनों की इच्छा स्थिति थी, ठीक है। इसमें जो है बच्चों, खाई युद्ध में क्या था, गतिशीलता तो समाप्त हो गई, गतिरोध पैदा हो गया, ना तो कोई आगे बढ़ सकता था ना पीछे हट सकते थे और स्थिति बिल्कुल एक स्थान पर जाम होने की हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टैंक से सभी लोग परिचित हैं। अब देखिए, टैंकों का निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के दिमाग में आया। बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों से बराबर पूछा जा रहा है हर प्रकार के, कि अगर देखा जाए तो हर परीक्षाओं में, यानी जितनी बार परीक्षा हुई ये प्रश्न जरूर आया, टैंक का निर्माण। और टैंकों से संबंधित प्रश्न एक ना एक जरूर आएगा आप लोगों के। अब सर्वप्रथम अमेरिका में क्या किया गया? ट्रैक्टर के पहियों के स्थान पर चैन ट्रैक का प्रयोग हुआ और इसी के आधार पर टैंक निर्मित किए गए और तोपों को उनके ऊपर लगाकर इन्हें फायर शक्ति प्रदान की गई। बच्चों, क्या करते हैं हम लोग? टैंक है क्या चीज़? एक प्रकार से चलती फिरती तोप, गाड़ी पर रखी हुई तोप, ठीक। अब सर्वप्रथम, अब इसके लिए ऐसा वाहन चाहिए था, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसा वाहन चाहिए था जो हर प्रकार की भूमि पर चल सके, पानी में भी चल सके, सूखे में भी चल सके, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी चल सके। और ऐसे जो है, ऐसा उपकरण जो था, ऐसा वाहन जो था, केवल ट्रैक्टर में ही ये सारे गुण प्रचलित थे। तो इसमें क्या किया गया कि टैंकों के लिए ट्रैक्टर को थोड़ा सा और ताकत दे दी गई और उसका इंजन थोड़ा सा मजबूत करके उसी को जो है टैंक का स्वरूप प्रदान किया गया और तोपों के द्वारा इन्हें फायर शक्ति प्रदान कर दी गई। तोप बढ़िया लगा दी गई, जितनी अच्छी तोप उतना बड़ा फायर शक्ति है, दौड़ दौड़ के अटैक, वही है टैंक, ठीक है। और आधुनिक इतना ही नहीं, ऐसे टैंक नहीं बन गया, टैंक के ऊपर एक मोटा सा कवच भी जो है लगा दिया गया ताकि राइफल, मशीन गन एवं तोपों आदि छोटे छोटे जो ये राइफलें बनी, छोटे छोटे जो उपकरण बने, युद्ध यंत्र बने, इनका जो है असर, इनका प्रभाव जो है टैंकों पर ना पड़े, ठीक। चलो अब इसमें देखते हैं बच्चों, जो आधुनिक राइफलों, मशीन गनों, तोपों से जो खाई युद्ध का जो गतिरोध पैदा हुआ था, इसको टैंकों ने समाप्त कर दिया, क्योंकि टैंकों के ऊपर किसी चीज़ का खतरा नहीं था। अगर गड्ढे में छुपे सैनिक इन पे तोपों से भी फायर करते थे तो इतना मोटा इनका कवच होता था, इतने मोटे चद्दर से इनको ढाका गया था कि ये टैंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, ना गोलियों का, ना गोलों का, ना तोपों का, किसी का भी नहीं।
तो ये आराम से रौंदते हुए जो है खाइयों को पार करते हुए ये चले जाते थे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब टैंकों के आने से समरतांत्रिक गतिशीलता में वृद्धि हुई, यानी खाई युद्ध को रौंदते हुए आगे की ओर जब बढ़ने लगे तो फायर शक्ति से फायर करते हुए आगे बढ़े, तो आगे जो है जो अभी तक गतिरोध पैदा हो गया था खाई युद्ध से वो समाप्त हो गया और गतिरोध जो है गतिशीलता में परिवर्तित हो गई। और टैंकों को एक प्रकार से कवचित सेना या बख्तरबंद सेना भी कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, टैंकों की सेना को क्या कहा जाता है? कवचित सेना या बख्तरबंद सेना। और टैंकों का सर्वप्रथम प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1916 में कहाँ किया गया? फोमे का संग्राम। टैंकों का सर्वप्रथम प्रयोग फोमे के संग्राम, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का ही एक अंग है। ये फोमे का संग्राम, इसमें जो है प्रयोग किया गया, जो कि असफल हुआ, सफलता नहीं मिली इन्हें। और टैंकों का सर्वप्रथम सफल प्रयोग ये कैम्ब्रे या कैम्ब्राई के संग्राम में हुआ था 1917 में, जो कि सफल रहा। बच्चों इसमें दो प्रकार से प्रश्न आप लोगों से पूछ सकते हैं या पूछे भी जाते हैं कि टैंकों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। आप उत्तर दे देंगे फोमे का संग्राम। अगर उसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, अगर पूछते हैं कि टैंकों का सर्वप्रथम सफल प्रयोग किस युद्ध में हुआ, यानी किस युद्ध में टैंकों ने सर्वप्रथम सफलता पाई, तो सफलता पाई का मतलब कैम्ब्रे या कैम्ब्राई का संग्राम। इतना याद रखिएगा बच्चों, सर्वप्रथम प्रयोग फोमे के संग्राम में और सर्वप्रथम सफल प्रयोग कैम्ब्रे के संग्राम में। और इसको जो है, इसका जो बनावट है बच्चों, इसका बनावट के बारे में आपको हम बता चुके थे। अब फिर बनावट में ट्रैक्टर का प्रयोग किया गया, यानी वाहन के रूप में चलने वाला ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर हर प्रकार की भूमि पर जा सकता है। आप लोग जानते होंगे ट्रैक्टर से खेतों की जुताई हो जाती है, चाहे पानी भरा रहे, चाहे कीचड़ रहे, चाहे जैसा भी रहे, ट्रैक्टर उसमें जो है हिल घुस भी जाता है और निकल भी आता है। हाँ, ये बात दूसरी है, कभी कभी बेचारा फंस भी जाता है, चलो, लेकिन फिर भी ताकतवर होता है, इतना मान के चलिए। हर प्रकार की भूमि पर यह जो है चलने की इसमें क्षमता होती है। अब इसमें देखिए, अब थोड़ा सा उसको ताकत और दे दी गई, तो जो कमी थी फंसने वाली वो समाप्त हो गई। पहियों के स्थान पर इसमें क्या किया गया? चैन ट्रैक का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए कि कहीं टायर जो है पहाड़ी और जो है ऊंची नीची पथरीली ज़मीन में पंचर ना हो जाए, ब्लास्ट ना हो जाए टायर, अन्यथा गोला उसमें मारकर उसको ब्लास्ट कर सकते हैं। इसलिए चैन ट्रैक अर्थात लोहे का चैन ट्रैक उस पर चढ़ा दिया गया और मोटे लोहे की चद्दरों से इसे कवचित भी कर दिया गया, यानी उसको जो है चारों तरफ से ढक दिया गया, ताकि इस पे जो है किसी भी हथियार का जो है प्रभाव ना पड़े, चाहे तोपों से मारा जाए, चाहे गोलों से मारा जाए, चाहे गोलियों से मारा जाए, चाहे ग्रेनेड से मारा जाए, चाहे मोर्टार से मारा जाए, चाहे जैसे भी हो। और इसमें फायर के लिए इसके ऊपर तोप लगा दी गई, जो कि प्रत्येक प्रकार की भूमि पर कार्य करने में सक्षम होता था। और टैंकों का प्रभाव क्या था? प्रभाव क्या पड़ा इसका टैंकों के आने से? समरतांत्रिक गतिशीलता, यानी गतिरोध की समाप्ति। गतिरोध किसके कारण आया? आधुनिक राइफलों एवं तोपों के कारण। ठीक, समाप्त किसने किया गतिरोध को? टैंकों ने। अब टैंकों का प्रभाव क्या हुआ? समरतांत्रिक गतिशीलता, यानी जो अभी तक गतिरोध था समाप्त हो गया। अब तेजी से आगे बढ़ते हुए युद्ध करने लगे, यानी फायर करते हुए ये टैंक आगे बढ़ने लगे। गड्ढों को भी पार कर देते थे, उबड़ खाबड़ जमीन को भी पार कर देते थे, सैनिकों पे भी रौंद देते थे। अब खाई युद्ध का अवरोध समाप्त हो गया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। जहरीली गैसें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ये मान के चलिए इसमें जो कुछ भी लिखा है, ये कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो, इसलिए किसी भी प्रश्न को बच्चों बहुत कम करके मत आंकना, हर प्रश्नों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, जहरीली गैसें। जहरीली गैसें का मतलब, इसे कहा जाता है जीवाणु एवं रासायनिक युद्ध, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। ये इन गैसों में खासियत क्या होती थी? इन गैसों को छोड़ दिया जाता था, जो कि हवा के रुख पर निर्भर होती थी। हवा के रुख पर ही निर्भर होती थी। अगर कभी कभी हवा का रुख अगर बदला, अगर हवा जो है शत्रुओं की ओर है, तो ये गैसें उड़कर
शत्रुओं की ओर जाएंगी। अगर वही रुख बदल गया और अगर आप गैस छोड़ चुके हैं, अगर उस हवा की अगर गति, हवा की अगर क्या बोलते हैं दिशाएं अगर बदल गई, तो उसका जो है प्रभाव अपने ऊपर भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, अर्थात हवा की दिशा परिवर्तन के साथ साथ अपना विनाश होने की भी संभावना रहती है। भाई हम लोग तो अच्छा मौका देखते हैं कि हवा जो है हमारे विरोधी की ओर चल रही है, वहाँ हमने छोड़ दिया, और अचानक अगर हवा बदल गई तो क्या होगा? अगर हवा हमारी तरफ चलने लगी तो वही गैसें हमारी तरफ आएंगी और नुकसान अपना भी होगा। इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में। कब किया गया था? किसने किया था? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। सर्वप्रथम प्रयोग किया जर्मनी ने। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब सर्वप्रथम किस संग्राम में प्रयोग किया गया? वो है वाइपर्स का संग्राम। वाइपर्स का संग्राम। वाइपर्स का संग्राम कब किया गया? बच्चों ध्यान दीजिए, 22 अप्रैल 1915 में। यानी वाइपर्स जो कि प्रथम विश्व युद्ध का ही एक छोटा सा पार्ट है, उसी में 22 अप्रैल 1915 को जर्मनी ने पहली बार जहरीली गैसों या रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया था। और उन गैसों में जो प्रमुख थी वो है क्लोरीन गैस। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है ये भी कि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का बहुतायत प्रयोग किया था? तो बच्चों वो है क्लोरीन। ठीक है, याद रहेगा, क्लोरीन गैस का प्रयोग वाइपर्स के संग्राम में पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के एक पार्ट वाइपर्स के संग्राम में 22 अप्रैल 1915 को। चलिए, उस युद्ध में जो प्रयोग हुआ था गैसों के प्रकार, कितने प्रकार की गैसों का प्रयोग हुआ था बच्चों? देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रयोग गैसों के प्रकार, यानी कितने प्रकार के गैसों का प्रयोग हुआ था। पहला नंबर, दम घोटने वाली गैसें। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इन गैसों में जो है क्लोरीन, फास्जीन, डाइफास्जीन आदि होती हैं। दूसरी प्रकार की गैस जो है वो प्रयोग की गई थी जिसे कहा जाता है आफू गैस। पहली गैस ये हो गई, ये दूसरी गैस हो गई आफू। आँखों से निकलने वाले आफू जो होते हैं, इससे क्या होता है? लगातार आंसू बहता रहता है, देखना मुश्किल हो जाता है और आँखों में जलन होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, आँखों में जलन भी होती है और लगातार आंसू बहने से इससे आँखों की नसें जो है सूखने का डर होता है, जिसके कारण आँख की ज्योति जो है जा सकती है, व्यक्ति अंधा हो सकता है। इन गैसों में होती है BBC, KFK, CAP आदि। ठीक है, आगे देखिए तीसरे नंबर पर ये त्वचा को प्रभावित करने वाली गैस थी। गैस का प्रयोग किया गया। इससे क्या होता है? त्वचा पर जलन होने लगती है, फफोले भी पड़ जाते हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? मस्टर्ड गैस, लाइफाइट, ये गैसें। ठीक है बच्चों, अगला नाक पर प्रभाव डालने वाली गैसें जो हैं, इससे क्या होता है? नाक, गले, हृदय में दर्द होने लगता है। जब नाक, गला, हृदय में दर्द होगा तो कार्य करने की क्षमता जो है स्वयं समाप्त हो जाएगी, कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एडमफाइट, DA एवं DC ये गैसें होती हैं। बच्चों इसमें जो है, इससे भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि त्वचा को प्रभावित करने वाली गैस कौन सी होती है? क्लोरीन गैस किस अंग को प्रभावित करती है, या मस्टर्ड गैस किस अंग को प्रभावित करती है? ठीक है, हाँ, इसका प्रभाव इतना ज़रूर है कि ये गैसें जो होती हैं केवल जीवित जीवों पर, यानी जो जिसमें प्राण होते हैं, केवल जीवों को ही क्षति होती है। इससे भौतिक नुकसान कुछ नहीं होता, यानी बिल्डिंगें नहीं गिरती, पुल नहीं टूटते, खंभे नहीं गिरते, कोई भी भवन नहीं गिरेगा, केवल जो जीवित है वो मर जाएगा बस। और चूँकि ये जो जहरीली गैसें होती हैं, इसे बनाने में विनाशक हथियार तो होता है, लेकिन इसको बनाने में कम खर्च लगता है, इसीलिए इसको कहा जाता है गरीबों का परमाणु बम। परमाणु बम जो कि भयानक अस्त्र होता है, अत्यंत विनाशक।
तो उसी तरह रासायनिक हथियार भी अत्यंत विनाशक होता है, लेकिन खर्च कम होने के कारण उसे कहा जाता है गरीबों का परमाणु बम। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायरलेस या बेतार का तार, ये क्या होता है? एक प्रकार का सूचना भेजने वाला यंत्र होता है, वो भी बिना तार का। इसके सिद्धांतकार थे रुडोल्फ हर्टर। बच्चों जो विज्ञान के बच्चे होंगे वो पढ़े होंगे। रुडोल्फ हर्टर जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे, 1887 में इन्होंने जो है रुडोल्फ हर्टर ने वायरलेस का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। और वायरलेस के सिद्धांत के आधार पर मार्कोनी ने बेतार का तार यानी वायरलेस सेट बनाया था। निर्माता वायरलेस के कौन है? मार्कोनी, जो कि इटालियन वैज्ञानिक हैं, यानी इटली के वैज्ञानिक हैं। 1907 में इन्होंने बनाया था। इसकी प्रारंभिक दूरी हम लोग कितने समय तक उसमें बात कर सकते थे, समाचार दे सकते थे? मात्र 9 मील। और लगातार सुधार करके इसे 3000 मील तक बढ़ाया गया। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से, वायरलेस समाचार भेजने वाला उपकरण होता है। इसका सिद्धांत रुडोल्फ हर्टर ने दिया था, जो कि जर्मनी के थे। इन्होंने 1887 में ये सिद्धांत दिया था। और इसी सिद्धांत के आधार पर एक इटालियन वैज्ञानिक मार्कोनी ने 1907 में इस उपकरण को बनाया था। प्रारंभिक दूरी जिसकी 9 मील थी, बाद में सुधार करके 3000 मील तक इस समाचार भेजने के लिए प्रयुक्त किया गया। इसका प्रभाव क्या था बच्चों? इसके निर्माण ने समय और दूरी के महत्व को कम कर दिया। समय और दूरी के महत्व का मतलब, जो अभी तक कहीं सूचनाएं देने के लिए किसी एक संदेशवाहक को भेजना पड़ता था, वो जाता था। वो कंडीशन आज भी देखिए बच्चों, अगर हम आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो हम आप यहाँ बैठे बैठे दिल्ली, बम्बई, देश विदेश भी बात कर सकते हैं बगैर कहीं आए और गए, केवल एक उपकरण के द्वारा। तो यही जो है, हम जो संदेश जो है अभी बॉम्बे भेजना चाहते हैं, अगर ये छोटा सा उपकरण नहीं होता, हमारे पास मोबाइल नहीं होता, टेलीफोन नहीं होता, तो बताइए कोई संदेश हम बॉम्बे किसी को कैसे भेजते थे? लेटर लिखकर, चिट्ठी लिखकर। 1 हफ्ते लगता था जाने में, फिर 1 हफ्ते वहाँ से सूचना आने में लगता था, बताइए। और यहाँ क्या है, तुरंत अभी आप बात कीजिए, तुरंत उसका जवाब लीजिए, ये कंडीशन है। तो वही चीज़ है बेतार का तार। ये मोबाइल भी क्या है? बेतार का तार ही है बच्चों। चलिए, इसके निर्माण से समय और दूरी का महत्व कम कर दिया। यानी दिल्ली भले यहाँ से 600 किलोमीटर है, बॉम्बे यहाँ से भले 1500 किलोमीटर है, लेकिन ना तो समय लगेगा, ना उस दूरी का एहसास होगा कि हम 1000 दूरी से हम संदेश प्राप्त कर लिए। ठीक। और इसमें देखिए, वायुयान के निर्माण ने इसके महत्व को और बढ़ा दिया, क्योंकि वायुयानों में भी एक दूसरे से संपर्क रखने के लिए इस बेतार के तार की जरूरत अत्यंत महत्वपूर्ण थी। और प्रथम विश्व युद्ध में तीनों सेनाओं के पारस्परिक संपर्क, सहयोग एवं तालमेल को बनाए रखने में इस उपकरण का अत्यधिक महत्व है। वैसे भी देखा जाए तो आज का जो समय हम लोगों का है, बहुत सारे संदेश, बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं जो कि हमारी मोबाइल से ही जो है काम चला लेते हैं हम लोग। बहुत सी रिश्तेदारी हम लोग बात करते हैं, कहीं भी बात कर लेते हैं, मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो मोबाइल से ही हम लोगों का रिश्ता जो है जुड़ा रहता है। अब देखिए ये क्या हुआ, और इसी के साथ सूचना युद्ध का भी प्रारंभ हो गया, यानी फाइबर युग। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायुयान, जो अगला उपकरण का जो प्रयोग हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, वो है वायुयान। अब देखिए वायुयान ने क्या किया, तेल के निर्माण के बाद वायुयान का निर्माण संभव हुआ। और 1903 में राइट बंधुओं ने विमान का निर्माण किया, जो कि अमेरिका के थे। और इसमें लगातार सुधार करके इसे और विकसित बनाया गया और विकसित स्वरूप प्रदान किया गया। और प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रारंभिक प्रयोग जो हुआ वो कहाँ हुआ? प्रथम प्रयोग हुआ टोह लेना या जासूसी या आपूर्तिकार, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गोला बारूद पहुंचाना, जासूसी करना। और टोह लेना का मतलब वही है, जासूसी करना, गुप्तचर विभाग का कार्य। बाद में इन्हें प्रमुख कार्य सौंपा गया, जैसे
शत्रु के वायुयानों का प्रतिरोध करना, शत्रु क्षेत्र में बम गिराना, वायुयानों से वायुयानों को लड़ाना यानी प्रतिरोध करना, बम गिराना और विमानों से शत्रु के विमानों से लड़ना। अब इसका प्रभाव क्या हुआ बच्चों, देख लेते हैं। वायुयान के निर्माण से एक नए युद्ध क्षेत्र का जन्म हुआ। ठीक, अर्थात जो अभी तक जल और थल में युद्ध होते थे, अब खुला आसमान भी युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। अब आकाश में भी युद्ध होने लगे। युद्ध त्रिदिशात्मक हो गया। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्ड है। युद्ध को त्रिदिशात्मक किसने बनाया? वायुयानों ने या विमानों ने या हवाई जहाज ने, याद रखिएगा। और वायुयानों ने युद्ध को पूर्ण युद्ध बना दिया। पूर्ण युद्ध यानी हर प्रकार की ताकत का प्रयोग, क्योंकि विमान जो है कोई व्यक्ति नहीं बनाता है, सारा कार्य फैक्ट्रियों में ही निर्मित होता है, कारखानों में ही बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए। पूर्ण युद्ध का मतलब क्या हुआ बच्चों, थोड़ा सा एक बार आपको हम बता देते हैं। कहने का मतलब हर प्रकार के साधनों का प्रयोग, हर प्रकार के साधनों का प्रयोग, नैतिक अनैतिक, यानी फैक्ट्रियों में भी युद्ध हो रहा है क्योंकि युद्ध यंत्र वहीं बन रहे हैं। और जल थल वायु जो तीनों हैं ये सभी युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गए। भाई जल थल में पहले हुआ, जहाज़ों ने क्या बोलते हैं जलयानों ने आकर जल में युद्ध करना सिखा दिया और विमानों ने आकर वायु में युद्ध करना मनुष्यों को सिखा दिया। अर्थात युद्ध त्रिदिशात्मक हो गया बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब उसी आधार पर समुद्री युद्ध के विकास के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि अभी तक तो हम थली युद्धों के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में समुद्री युद्ध में क्या क्या विकास हुआ इसके बारे में। अब समुद्री युद्ध में क्या क्रांति आई? भाप की शक्ति के आने से ही क्रांति आ गई। भारी कवच युक्त उन्नत किस्म के तोपों से युक्त जंगी जहाज़ों का निर्माण, यानी युद्धपोतों का निर्माण किया गया। और जंगी जहाज़ों के विरुद्ध पनडुब्बियों का निर्माण किया गया। पनडुब्बियों का प्रयोग किया गया जहाज़ों को नीचे से जाकर उनकी तली में टारपीडो द्वारा छिद्र करके उन्हें डुबाने के लिए। और जर्मनी द्वारा जंगी जहाज़ों को डुबाने के लिए यू बोट्स, जल सुरंगों एवं टारपीडों का निर्माण किया, जर्मनी ने किया। बच्चों ध्यान रखिए। अब देखिए यू बोट्स क्या है। यू बोट्स जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है पहली बात, और ये सबसे पहले यू बोट्स का निर्माण जर्मनी ने किया था। इसे समुद्र के अंदर की नाव भी कहा जाता है, जो समुद्र के अंदर रहती है, जो कि एक प्रकार से पनडुब्बी का ही स्वरूप थी। पनडुब्बी का ही ये प्रारंभिक स्वरूप था। बच्चों एक प्रश्न और इसमें आता है, जर्मन नौसेना का नाम क्या था? तो बच्चों जर्मन नौसेना का नाम क्रीग्समरीन कहा जाता है। अब देखिए टॉर्पीडो। टॉर्पीडो ये क्या है? एक स्वचालित विस्फोटक प्रक्षेपास्त्र या युद्ध यंत्र होता है। प्रक्षेपास्त्र जैसे 1866 में इसे रॉबर्ट व्हाइट हेड द्वारा निर्मित किया गया। 1866 में रॉबर्ट व्हाइट हेड ने इसे बनाया था। ये जल के ऊपर या नीचे से भी इसे दागा जा सकता था, यानी इसको जो है छोड़ा जा सकता था टारपीडो, और जो कि टकराने या समीप आने से उसमें विस्फोट हो जाता था। टारपीडो जो है जिससे टकराता था उसमें एक प्रकार से उड़न बम टाइप का होता था, प्रक्षेपास्त्र भी कह सकते हैं, उड़न बम टाइप का होता था। छोड़ दिया, जहाँ टकराया किसी से वहीं वो विस्फोट हो गया। और ये पनडुब्बियों से भी प्रयोग किया जा सकता था। पनडुब्बियाँ जो है एक जहाज, चाहे जैसा भी जहाज हो, उसके जो है समुद्र के नीचे तो रहती ही हैं, आप लोग जानते ही हैं। नीचे से जाकर डायरेक्ट नीचे पहुंचकर उसकी तली में जो है जहाज की छेद करके वहां पे भाग जाती हैं और जहाज जो है पानी भरने से वहीं डूब जाता है। चलो बच्चों पनडुब्बियों के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1620 में एक डच वैज्ञानिक कोमेल जैकेब फजून ड्रेबेल, बच्चों पूरा नाम इसका क्या है? कोमेल जैकेब फजून ड्रेबेल, इन्होंने जो है 1620 में पनडुब्बी का निर्माण किया था। प्रारंभिक पनडुब्बी थी बच्चों, जो कि उस समय लकड़ी की बनी होती थी।
लकड़ी की बनी होती थी। और प्रथम सैनिक पनडुब्बी जो है उसका नाम है टर्टल, जो कि 1775 में निर्मित किया गया। ठीक है। सर्वप्रथम अमेरिकी क्रांति में जो है, अमेरिकी क्रांति में पनडुब्बियों का प्रयोग किया गया। ठीक है बच्चों, एक बार ना समझ में आप लोग कई बार सुनिए, वीडियो चूँकि लंबा हो जाता है। चलो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के अस्त्र शस्त्र भी अगले वीडियो में। ठीक है, चलो ओके बच्चों, पढ़िए लिखिए।